आप देख रहे हैं ज़ख्मे मोहब्बत भाग 1। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप सब तैयार हैं फिर से हमारे साथ एक नए सफ़र पर चलने के लिए? ये नया सफ़र बड़ा ही रोमांचक होने वाला है, तो चलिए चलते हैं फिर। पर आगे बढ़ने से पहले हमारी पिछली स्टोरी को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से आप सबका धन्यवाद। अब आइए चलते हैं कहानी की ओर। एक लड़की एक बड़े से बेड पर बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। कुछ घंटों बाद जब उस लड़की को होश आया तो उसने खुद को एक बड़े से बेड पर लेटे हुए पाया। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया कि कुछ लोग उसके पास आए थे और उनमें से एक ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया था। लेकिन उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं था। वो झट से उठ खड़ी हुई, लेकिन सिर बहुत भारी लग रहा था, इसलिए वो थोड़ा लड़खड़ा गई। लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और किसी तरह रूम के दरवाजे तक पहुंची और उसे खोलने के लिए पुश किया। लेकिन दरवाज़ा बाहर से लॉक था। उसने बहुत कोशिश की दरवाज़ा खोलने की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ना ही किसी के आने की और बोलने की कोई आहट सुनाई दी। उसे किसी ने किडनैप कर लिया है, ये सोचकर ही उसकी जान निकल गई। आंखें आंसू से भर गई थी, लेकिन उसने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। उसने घूमकर पूरे कमरे को देखा कि कहीं कोई रास्ता हो उसके बाहर निकलने का, लेकिन वहां कोई दूसरा रास्ता तो नहीं था। लेकिन काफी बड़ी बड़ी खिड़कियां जरूर थी, जो पूरी तरह कांच की बनी हुई थी और उन पर बड़े बड़े पर्दे लगे हुए थे। वो लड़की भागकर खिड़की के पास गई और उन पर्दों को हटाकर देखा तो दूर दूर तक सिर्फ पेड़ पौधे ही नजर आ रहे थे। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं खुली। आखिर में थक हार कर वो फिर से बेड के एक कोने पे बैठ गई। आंखों में पानी की बूंदें फिर से जमा हो गई थी और कुछ ही पल बाद वो अपना सर झुकाए फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन शायद वहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। करीब 1 घंटे बाद रूम का दरवाजा खुला तो वो लड़की किसी अनजान खतरे का सोचकर खुद में ही सिमट कर बैठ गई और अपनी नजरें बिल्कुल नीचे कर ली। उसके हाथ पैर डर के मारे कांप रहे थे। दरवाजा खोलकर एक शख्स अंदर आया और उस लड़की के बिल्कुल ठीक सामने सोफे पर जाकर बैठ गया। लेकिन उस लड़की ने अपनी नजरें ऊपर नहीं की और अपना सर घुटनों में डाले बैठी रही। वो शख्स खामोशी से उस लड़की को देखता रहा। क्या हुआ, डर लग रहा है? कुछ देर बाद एक भारी मर्दाना आवाज वहां गूंजी। आवाज सुनकर उस लड़की ने झट से अपनी गर्दन ऊपर उठा ली। शायद वो उस आवाज को पहचान चुकी थी। तु, तुम तुमने मुझे किडनैप करवाया है? उस लड़की ने हैरानी से अपने सामने बैठे शख्स से कहा, जो उसके सामने किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुम्हें अभी भी कोई शक है? उस शख्स के उल्टा सवाल करने पर वो लड़की गुस्से से भर गई। वो झट से बेड से उतरी और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे किडनैप करवाने की? समझते क्या हो तुम खुद को? आखिर और कितना नीचे गिरोगे तुम? वो लड़की गुस्से से चीखते हुए बोली। आवाज नीची रखो, वरना दोबारा कुछ कहने के लायक नहीं बचोगी, समझी? वो शख्स बेहद ठंडे भाव से बोला। क्या करोगे तुम? जान से मारोगे मुझे? एक्चुअली तुम मार भी सकते हो। लोगों को जीते जी मार देना, उनकी जिंदगी बर्बाद कर देना तुम्हारे लिए कौन सी नई बात है? वो लड़की फिर से गुस्से में चीखते हुए बोली और वो शख्स चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों में अपने लिए घिन और नफरत वो आसानी से देख पा रहा था, लेकिन उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वैसे ही बिना किसी भाव के उसे देखता रहा। तो वो लड़की फिर से बोली, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से घटिया लोग देखे हैं, लेकिन तुम जैसा नीच और गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम एक बहुत ही वो लड़की अभी कह ही रही थी कि वो शख्स एकदम से खड़ा हो गया। उसका चेहरा उस लड़की के बिल्कुल करीब था। वो लड़की उसे खुद के करीब देखकर डर गई। अच्छा, अगर मैं इतना ही गिरा हुआ और घटिया इंसान हूँ, तो मुझ जैसे घटिया इंसान के बच्चे को तुम जन्म क्यों देना चाहती हो? मार क्यों नहीं देती इसे? ये शब्द उस शख्स ने इतने ठंडे भाव से कहे थे कि उस लड़की की रीढ़ की हड्डी तक में सिरहन दौड़ गई। गला अचानक से सूख गया। उससे कुछ बोलते ही नहीं बना। क्या क्या मतलब? बड़ी मुश्किल से उस लड़की के मुंह से ये शब्द निकले। मतलब कि ये कि तुम इस बच्चे को मारकर इससे छुटकारा पालो। तुम्हें यहाँ लाने का मकसद भी यही है। उस शख्स ने उस लड़की के चेहरे पर आई बालों की एक लट को कान के पीछे करते हुए कहा, जबकि उसकी बात सुनकर वो लड़की शॉक्ड रह गई। ये इंसान तो उसकी सोचों से भी ज्यादा गिरा हुआ है।
कितनी आसानी से अपने ही बच्चे को मारने की बात कह रहा है। उस लड़की ने एक जोरदार धक्का उस शख्स को दिया तो वो उससे दूर हो गया। लेकिन उस लड़की की ऐसी हरकत पर उस शख्स का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो लड़की भी उसे देखकर डर गई। वो कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही वो शख्स एकदम से उसके पास आ गया और पीछे से उस लड़की के बाल कसकर पकड़ लिए। उस लड़की ने दर्द के कारण अपनी आंखें बंद कर ली। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे धक्का देने की? तुम जैसी लड़की की इतनी औकात नहीं है कि वो मेरे सामने खड़ी भी हो पाए। मुझे नखरे दिखा रही हो? वो शख्स अपने दांत पीसते हुए बोला, जबकि उस लड़की की आंखों में दर्द के मारे आंसू आ गए थे। प्लीज मुझे जाने दो। मैं कभी दोबारा तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी और अपने बच्चे को लेकर तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। प्लीज मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दो। वो लड़की अपनी आंखों में आंसू भरकर बोली। लेकिन उस शख्स पर कोई असर नहीं हुआ। अगर ये सिर्फ तुम्हारा बच्चा होता तो मुझे इससे कोई मतलब ना होता, लेकिन एक गलती की वजह से ये मुझसे जुड़ा हुआ है, इसीलिए तुम्हारा ट्रीटमेंट आज होगा। इनफैक्ट अभी इसी वक्त होगा। चलो मेरे साथ। कहकर उसने उसके बाल छोड़ दिए और उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले गया। दिल्ली, शर्मा निवास, जहां से सुबह की आरती की आवाजें आ रही थी। एक औरत अपने एक हाथ में आरती की थाली और दूसरे हाथ में घंटी लिए भगवान की आराधना कर रही थी। मंदिर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन अच्छी तरह से व्यवस्थित किया हुआ था। कुछ देर बाद उस औरत की पूजा खत्म हुई तो वो भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लेने लगी और फिर एक कमरे की तरफ चली गई। कमरे में आकर उन्होंने बेड पर देखा तो उन्होंने अफसोस में सिर हिला दिया। दीक्षा बेटा, और कितना सोओगी? उठ जाओ ना अब। कहते हुए औरत ने आकर खिड़की के पर्दे हटा दिए, जिससे सुबह की गुनगुनी धूप पूरे बेड पर फैल गई। बस थोड़ी देर और मम्मी, कहकर बेड पर सोई लड़की ने चादर खींचकर अपने सिर तक ओढ़ लिया। दीक्षा, ऑलरेडी बहुत देर हो गई है बेटा। तुम तो इतना लेट तक नहीं सोती, फिर आज क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वो औरत दीक्षा के सिरहाने जाकर बैठ गई। मैं ठीक हूँ, बस रात को लेट सोई थी। दीक्षा चादर के अंदर से ही बोली। अच्छा अब उठ जाओ, आज तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना? उस औरत ने फिर कहा। कितना टाइम हो गया? दीक्षा ने अलसाई सी आवाज में पूछा। 8 बज गए हैं। क्या? इतनी जल्दी 8 बज गए? दीक्षा की सारी नींद उड़ गई। वो झटके से उठकर बैठ गई थी। उसने जल्दी से घड़ी को देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। मम्मी, अभी तो सिर्फ 6:30 ही बजे हैं। दीक्षा ने अपनी आंखें छोटी करके अपनी माँ को देखा तो वो मुस्कुरा दी। हाँ, तो जब तक तुम नहाकर तैयार होगी तब तक 8 बज जाएंगे ना? वो मुस्कुराकर बोली और कमरे से बाहर चली गई। दीक्षा पहले मुंह बनाया और फिर बेड से उतरकर बाथरूम में घुस गई। मम्मी, आज नाश्ते में क्या बनाया है? कुछ देर बाद दीक्षा तैयार होकर बाहर आई तो उसकी मम्मी जो किचन में थी उन्होंने उसे देखा तो 2 पल को देखती ही रह गई। उन्होंने मन ही मन अपनी बेटी की नज़र उतार ली थी। आखिर दीक्षा थी ही इतनी खूबसूरत। बिल्कुल दूध जैसा गोरा रंग था उसका और शरीर की बनावट भी कुछ ऐसी थी कि जैसे भगवान ने उसे बहुत तराश के बनाया हो। हाँ, बस हाइट थोड़ी कम थी, लेकिन उस वजह से वे और भी ज़्यादा क्यूट लगती थी। छोटा सा गोल चेहरा था और घनी पलकों के नीचे 2 प्यारी सी आंखें जिनका रंग काला था। छोटे से नाक और मध्यम आकार के थोड़े बड़े होंठ जो बिल्कुल सुर्ख लाल हो रखे थे क्योंकि उसने आज लिपस्टिक लगाई हुई थी। मम्मी, क्या हुआ? अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या मैं? जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो दीक्षा ने मासूमियत से पूछा। बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नज़र ना लगे मेरी बेटी को। कहते हुए उन्होंने अपनी आंख से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगा दिया। ओहो मम्मी, मुझे किसकी नज़र लगेगी? आप मुझे जल्दी से नाश्ता दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। दीक्षा जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। ये लो, पोहे बनाए हैं तुम्हारे लिए। दीक्षा पोहे देखकर खुश हो गई थी। मम्मी, बानी और पापा कहाँ हैं? दीक्षा ने खाते हुए ही पूछा। बानी तो आज जल्दी ही कोचिंग चली गई है और तुम्हारे पापा किसी ज़रूरी काम से गए हैं, अभी आते ही होंगे। आते होंगे नहीं अंजना जी, आ गए हैं। आवाज़ सुनकर दीक्षा ने दरवाजे पर देखा तो उसके पापा खड़े थे। आप कहाँ चले गए थे पापा सुबह सुबह? अरे भाई, आज मेरी बेटी फिर से टॉप करने वाली है तो मुंह मीठा तो करना तो बनता है, इसीलिए तुम्हारी फेवरेट रसमलाई लाया हूँ। दीक्षा के पापा श्रीकांत जी बोले तो दीक्षा की स्माइल छोटी हो गई।
पापा, मेरा रिजल्ट अच्छा तो आएगा ना? दीक्षा ने घबराहट के साथ पूछा। तो उसकी मम्मी पापा दोनों मुस्कुरा दिए। नहीं, अच्छा नहीं आएगा, श्रीकांत जी बोले तो दीक्षा पूरी तरह उदास हो गई। लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुरा दी जब उन्होंने आगे कहा, अच्छा नहीं आएगा बल्कि बेस्ट आएगा। मुझे मेरी बेटी पर पूरा यकीन है। और मुझे आपके यकीन पर बहुत यकीन है। मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी, कहकर दीक्षा अपने पापा के गले लग गई। अच्छा, अब जल्दी से नाश्ता करो और अंजना जी आप जल्दी से इसे प्लेट में निकाल कर ले जाइए। श्रीकांत जी ने अपने हाथ में पकड़ी थैली अंजना जी को दे दी। नहीं मम्मी, मेरे लिए मत लाना, मैं रिजल्ट आने से पहले ये नहीं खाऊंगी। आप मेरे लिए फ्रिज में रख देना। दीक्षा बोलकर जल्दी से अपना नाश्ता खाने लगी। अंजना जी सिर हिलाकर चली गई। तभी बाहर से बुलेट की आवाज़ आई तो दीक्षा अपनी जगह से उठ गई। लगता है आकाश आ गया, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। जल्दी से वो अपने कमरे से बैग लेकर आ गई। अरे बेटा, आकाश को अंदर ही बुला लो ना। वो जा ही रही थी कि उसके पापा ने टोक दिया। नहीं पापा, अभी लेट हो रहा है, बाय। बाय मम्मी, दीक्षा चिल्लाई और जल्दी से चली गई। वो बाहर आई तो एक लड़का बुलेट के सहारे खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। उसकी नज़र जैसे ही दीक्षा पर पड़ी तो वो उसे देखता ही रह गया। ओ हेलो, ऐसे क्या देख रहे हो? चलो जल्दी। दीक्षा ने उसके पास आकर चुटकी बजाई तो वो होश में आया। किसी दिन जान लेकर ही मानोगे तुम, आकाश उसे दिलकश नजरों से देखते हुए बोला। तो दीक्षा हंस दी। पागल हो तुम, जल्दी चलो हमें लेट हो रहा है। पागल तो हूँ, बट इन योर लव, कहकर आकाश ने बुलेट स्टार्ट कर दी। दीक्षा मुस्कुराते हुए उसके पीछे बैठ गई और फिर वो दोनों निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। मुंबई। दूसरी तरफ एक 5 स्टार होटल के एक बड़े से रूम की बालकनी में खड़ा एक लड़का अपने हाथों में सिगरेट सुलगाए बाहर की चकाचौंध भरी दुनिया को देख रहा था। उसकी गहरी नजरें दूर दूर तक फैली उन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर टिकी थी जिन्होंने सूरज की किरणों को भी रोक लिया था। कपड़ों के नाम पर उसने सिर्फ एक ट्राउजर पहन रखा था जिसमें उसका सुडौल शरीर और मस्कुलर बॉडी काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। अंदर कमरे में एक लड़की बेड पर खुद को चादर में समेटे सो रही थी। पूरे कमरे में जूते, सैंडल और उन दोनों के कपड़े फैले हुए थे। थोड़ी देर बाद उस लड़की की आंखें खुली तो उसने बेड के दूसरी तरफ देखा तो वो उदास हो गई। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र बालकनी में गई उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो लड़की बेड से उतरकर बालकनी में आ गई। उसने उस लड़के के पास जाकर पीछे से ही उसे गले लगा लिया। लड़के ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो वैसे ही खड़ा रहा। बेबी, तुम इतना जल्दी क्यों उठ गए? वो लड़की उससे वैसे ही चिपके हुए बोली। लेकिन उस लड़के ने अब भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। बेबी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? कुछ देर बाद वो लड़की फिर बोली। लेकिन उस लड़के ने अभी भी कुछ नहीं कहा। तो वो लड़की उससे दूर होकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। सक्षम, आई लव यू, कहकर उस लड़की ने उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। लेकिन उससे पहले ही सक्षम ने अपना चेहरा फेर लिया। उस लड़की ने हैरानी से उसे देखा। अपना हुलिया ठीक करो और जाओ यहाँ से, नीचे ड्राइवर तुम्हारा वेट कर रहा है, सक्षम ने बिना उस लड़की को देखकर कहा। सक्षम, यू लव मी ना? उस लड़की को उसका बिहेवियर बहुत अजीब लगा था। उस लड़की की बात सुनकर वो लड़का अजीब तरह से हंस दिया। वो लड़की हैरानी से उसे देखने लगी। सक्षम की हंसी उसे अपनी बेइज्जती करवाती महसूस हो रही थी। सक्षम, उस लड़की ने धीरे से उसका नाम पुकारा। उस लड़के की हंसी एकदम से गायब हो गई। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसी लड़की से प्यार करूंगा जो एक फिल्म पाने के लिए किसी के भी साथ सोने के लिए तैयार रहती है? सक्षम उस लड़की की आंखों में आंखें डालकर एक एक शब्द चबाकर बोला। सक्षम, वो लड़की गुस्से से चीखी। श्श, आवाज नीचे रखो, तुम जानती हो ना मुझे तेज आवाज पसंद नहीं है, सक्षम ने उस लड़की के होठों पर उंगली रखकर कहा। तो वो लड़की चुप हो गई। अब अच्छी बच्ची की तरह अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से, सक्षम ने हल्के से उसके गाल पर अपना हाथ रखकर कहा। सक्षम, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, उस लड़की ने नम आंखों से कहा। बेबी, प्यार तो तुम निहाल से भी करती हो ना? तुम एक ही रात में उसके प्यार को भूल गई? सक्षम बोला तो वो लड़की हड़बड़ा गई। उसने सक्षम को देखा जो उसे ही एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ देख रहा था। वो तुरंत वहां से अंदर चली गई।
वो जानती थी सक्षम से कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था। सक्षम ने फिर से अपनी नजरें बाहर की तरफ मोड़ ली। कुछ देर बाद वो लड़की अपने कपड़े पहनकर बाहर आई तो सक्षम ने बिना उसे देखे ही कहा, कल टाइम से स्टूडियो पहुंच जाना। तुम जानती हो मुझे लेट आने वालों से सख्त नफरत है। नाउ गेट आउट। सक्षम की बात सुनकर वो लड़की अपना सा मुंह लेकर वहां से चली गई। लड़की के जाने के कुछ देर बाद सक्षम रूम में आया और अपना फोन उठाकर किसी को कॉल लगा दी। नताशा की कार का पीछा करो। इधर आकाश ने आकर कॉलेज के पार्किंग लॉट में बुलेट रोकी तो दीक्षा जल्दी से उतर गई। आकाश ने उसे देखा तो वो बहुत नर्वस लग रही थी। उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा दिया वो। इतना टेंशन क्यों ले रही हो दीक्षा, तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बिलीव मी। होप सो। दीक्षा ने सिर्फ इतना ही कहा। उसे अभी भी अपने रिजल्ट की टेंशन हो रही थी। ऐसा नहीं था कि वो अपनी पढ़ाई में कमज़ोर थी, लेकिन कॉलेज में टॉप करने वाले स्टूडेंट को एक बहुत फेमस और बड़ी फैशन डिज़ाइनिंग कंपनी में जॉब करने का ऑफर मिलने वाला था और दीक्षा ने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। ओहो, लव बर्ड्स यहाँ क्या कर रहे हो? चलो ना जल्दी, मुझे भी रिजल्ट की बहुत टेंशन हो रही है, जल्दी से देख लेते हैं। एक लड़की उन दोनों के पास आकर बोली। तुम इतनी टेंशन मत लो चारू, टॉप तो तुम वैसे भी करने से रही, क्योंकि टॉप तो सिर्फ मेरी दीक्षा ही करेगी। हाँ, इसके बाद तुम्हारा नंबर जरूर आ सकता है। आकाश ने चारू को चिढ़ाया तो वो खींच गई। दीक्षा ने भी आकाश को आंखें दिखाई। दीक्षा, समझा लो अपने बॉयफ्रेंड को, वरना मैं इसका सर फोड़ दूंगी। चारू आकाश को मारने के लिए लपकी, लेकिन वो दीक्षा के पीछे आ गया। हाँ हाँ, मेरा सर तो नारियल है ना जो तुम फोड़ दोगी, आकाश ने कहा तो चारू और ज्यादा चिढ़ गई। आकाश, दीक्षा ने उसे आंखें दिखाई तो वो सीधा खड़ा हो गया। चारू, तुम चलो मेरे साथ, हम अपना रिजल्ट देख लेते हैं, दीक्षा ने कहा तो चारू उसके साथ चली गई। दीक्षा, चारू और आकाश तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जहाँ दीक्षा और आकाश बचपन से एक दूसरे को जानते थे, उन दोनों ने एक ही स्कूल से पढ़ाई की थी। इस कारण बचपन से ही उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। तो वहीं चारू से उनकी मुलाकात कॉलेज में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उन तीनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। दीक्षा और आकाश जहाँ मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, वहीं चारू के पापा एक लोकल बिजनेसमैन थे, तो वो उन दोनों के मुकाबले थोड़ी हाई क्लास फैमिली से आती थी। दीक्षा और चारू दोनों उस जगह पर आकर खड़ी हो गई जहाँ सभी अपना रिजल्ट देख रहे थे। दीक्षा और चारू दोनों ने बहुत मेहनत की थी, इसीलिए उन दोनों को ही बहुत डर लग रहा था। तुम दोनों ना एक नंबर की डरपोक हो, खड़ी रहो यहीं, मैं ही देख कर आता हूँ तुम दोनों का रिजल्ट, आकाश ने आकर कहा तो उन दोनों ने मासूम सी शक्ल बना ली। आकाश जाकर उस भीड़ में घुस गया जहाँ सभी अपना रिजल्ट देख रहे थे। कुछ देर बाद आकाश आया तो उन दोनों ने बेचैनी के साथ उसे देखा। वो दोनों ही बहुत बेसब्र थी अपना रिजल्ट जानने के लिए। उसने बारी बारी उन्हें देखा, फिर चारू के गले लग गया। चारू को हैरानी हुई, लेकिन दीक्षा मुस्कुरा दी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू पूरे कॉलेज में सेकंड आई है, आकाश उसे गले लगाए हुए ही बोला। तुम सच कह रहे हो? चारू को तो यकीन नहीं आया था, वहीं दीक्षा बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। आकाश ने हाँ में सर हिलाया तो चारू खुशी से उछलते हुए उसके गले लग गई। अरे यार, मैं भी हूँ, दीक्षा ने कहा तो चारू उसके भी गले लग गई। और तुम्हारा रिजल्ट? चारू ने उससे अलग होकर पूछा तो दीक्षा ने उसे देखा और फिर आकाश को। वो तो उसकी खुशी में अपना रिजल्ट ही भूल गई थी। उसकी आंखों में सवाल देखकर आकाश ने भी तुरंत जवाब दिया, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी जो देखकर दीक्षा को डर लग रहा था। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुमने इस साल भी टॉप कर लिया है, आकाश ने उदास होकर कहा तो दीक्षा की शक्ल लगभग रोने वाली हो गई। लेकिन तभी उसने आकाश की बात पर गौर किया और उसे देखा तो वो देखकर मुस्कुरा रहा था। आकाश, तुम। इससे आगे वो कुछ कह नहीं पाई। आकाश ने उसे प्यार से गले लगा लिया था। वो भी मुस्कुरा दी। आखिर उसने अपने सपने की पहली सीढ़ी पार कर ली थी। फाइनली तुम जो चाहती थी वो हो गया, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, आकाश ने कहा तो वो मुस्कुरा दी। कांग्रेट्स दीक्षा, चारू ने उसकी तरफ बाहें फैलाई तो वो उसके भी गले लग गई। तुमने टॉप किया है, इस बात पर तो पार्टी बनती है, चारू बोली तो दीक्षा ने मना कर दिया। नहीं, पार्टी हम बाद में करेंगे, पहले मैं ये गुड न्यूज़ मम्मी पापा को बताना चाहती हूँ, उन दोनों को भी मेरे रिजल्ट का इंतज़ार होगा, दीक्षा ने कहा तो चारू भी मान गई। कुछ देर बाद दीक्षा आकाश के साथ अपने घर चली गई और चारू अपने घर। दीक्षा ने घर आके ये खुशखबरी अपने मम्मी पापा को बताई तो वो दोनों भी उसके लिए बहुत खुश हुए। शाबाश बेटा, मुझे पता था कि मेरी बेटी जरूर सफल होगी, दीक्षा के पापा ने कहा तो वो मुस्कुरा दी।
लेकिन अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे आप सबसे दूर मुंबई जाना होगा। मैं आप सबके बिना कैसे रहूंगी? ये कहते हुए वो थोड़ा उदास हो गई। बेटा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता ही है, और मुंबई कौन सा ज्यादा दूर है। तुम्हें जब भी हमारी याद आए तुम हमसे मिलने आ जाना, और अगर तुम नहीं आई तो हम तुमसे मिलने आ जाएंगे। इसीलिए अभी से इस बारे में ज्यादा मत सोचो। श्रीकांत जी ने प्यार से उसे समझाया तो उसके चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ गई। हाँ दीक्षा, अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम अभी से इन सब के बारे में मत सोचो, अभी तो बहुत वक्त है। आकाश ने भी कहा। उसने अपनी पलकें झपका दी। और सबसे पहले अपनी ये रसमलाई खाओ। सुबह तुम खाकर नहीं गई थी तो किसी ने नहीं खाई। अंजना जी ने प्यार से उसे एक चम्मच रसमलाई खिला दी। अरे आंटी, मैं भी हूँ, आकाश ने कहा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे भी एक चम्मच रसमलाई खिला दी। और मुझे सब भूल गई क्या? दरवाजे पर एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 17 साल की होगी, अपने हाथों की घड़ी बांधे उन सबको घूर रही थी। बालों की दो चोटी और आंखों पर नजर का चश्मा, वो बहुत क्यूट लग रही थी। तुम्हें कैसे भूल सकते हैं, तुम तो हमारी जान हो, दीक्षा ने कहा तो वो लड़की आकर उसके गले लग गई। कांग्रेट्स दी, मुझे तो पहले ही पता था कि मेरी दी टॉप करेगी। तुम्हें कैसे पता? आकाश ने पूछा तो वो मुस्कुरा दी। दी, आप यहाँ बैठो, कहकर बानी ने दीक्षा को एक चेयर पर बैठा दिया। तो जैसा कि आप चाहती थी आपने टॉप कर लिया है, और बहुत जल्द आपको अपनी ड्रीम जॉब भी मिल ही जाएगी। सो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बानी ने ऐसे पूछा जैसे वो उसका इंटरव्यू ले रही हो। तो दीक्षा और बाकी सब मुस्कुरा दिए। बताओ ना दी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं खुद को इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझ रही हूँ। इसलिए नहीं कि मैंने टॉप किया है, बल्कि इसलिए कि भगवान जी ने मुझे इतनी अच्छी प्यारी फैमिली दी है। तो आज ना मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो सबसे पहले पापा और मम्मी। थैंक यू मम्मी पापा, आप ना दुनिया के बेस्ट मम्मी पापा हो। आपने हमेशा मुझे मेरे हर फैसले में सपोर्ट किया है। दुनिया के बाकी पेरेंट्स जिस तरह अपनी बेटियों की ख्वाहिशों को अपनी झूठी मान मर्यादा के नीचे कुचल देते हैं, वैसा आपने करना तो दूर, करने के बारे में सोचा भी नहीं। हमेशा मेरे सपनों और ख्वाहिशों को सबसे आगे रखा। हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। उसके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और इन सब के बदले में आज आप दोनों से एक वादा करती हूँ कि जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे आप दोनों का सर शर्म से झुके। कहते हुए वो थोड़ा इमोशनल हो गई थी। वो आकर अपने मम्मी पापा के गले लग गई। पागल हो तुम, ऐसी खुशी के मौके पर भी कोई रोता है क्या? उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। अरे पापा, दी रो नहीं रही, ये तो खुशी के आंसू हैं, है ना दी? बानी बोली तो सब मुस्कुरा दिए। कुछ देर बाद आकाश ने सबके साथ खाना खाया और अपने घर जाने के लिए खड़ा हो गया। दीक्षा उसे बाहर तक छोड़ने आई थी। ओके दीक्षा, अपना ख्याल रखना, बाय, आकाश ने कहा और जैसे ही जाने को हुआ, दीक्षा ने उसका हाथ पकड़ लिया। थैंक यू आकाश, हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए। तुम ना सच में मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, जिसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। बस आगे भी ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ दीक्षा, आकाश ने कहा तो दीक्षा के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ गई। आकाश, मैं, दीक्षा झिझकते हुए सिर्फ इतना ही बोल पाई थी कि आकाश ने उसकी बात काट दी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ दीक्षा, और ये भी जानता हूँ कि तुम सिर्फ मुझे अपना दोस्त मानती हो, लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे साथ रहो। इससे ज़्यादा मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि प्यार तो मैं तुमसे इतना करता हूँ कि वो हम दोनों के लिए ही काफ़ी है। आकाश ने कहा तो दीक्षा के चेहरे पर सुकून आ गया। उसे इसी बात का डर था कि कहीं आकाश इस बात से हर्ट ना हो जाए, लेकिन उसकी बात सुनकर उसे तसल्ली हुई थी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितना तुम मुझसे प्यार करते हो उतना ही प्यार मैं तुम्हें भी दे सकूं, दीक्षा ने कहा तो आकाश मुस्कुरा दिया। चलेगा, लेकिन प्यार तुम्हें सिर्फ मुझसे ही करना होगा, किसी और के बारे में ऐसा सोचने की इजाज़त नहीं है तुम्हें, आकाश मुस्कुराकर बोला तो दीक्षा ने उसे घूरा। उसने तो आकाश के अलावा किसी दूसरे लड़के से दोस्ती भी नहीं की थी। प्यार करना तो दूर की बात है, लेकिन प्यार कोई जानबूझकर नहीं करता, वो तो बस हो जाता है। प्यार एक खूबसूरत सा एहसास कब आपको छूकर चला जाए आपको खुद पता नहीं चलता। तुम ना ज़्यादा मेरा मजाक मत बनाओ, तुम जानते हो ये सब मेरी समझ से परे है, दीक्षा चिढ़कर बोली तो आकाश ठहाका मारकर हंस दिया। बदले में दीक्षा ने उसे घूरा। अच्छा बाबा, सॉरी, अब मैं जा रहा हूँ, बाय, आकाश ने कहा और बाहर निकल गया। दीक्षा भी उसे मुस्कुराते हुए देखती रही। उसने मन ही मन भगवान को थैंक यू बोला, उसे इतना अच्छा परिवार और इतना अच्छा दोस्त देने के लिए। वो खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी। उसके पास सब कुछ था,
उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी में अब किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन ज़िंदगी में कब क्या हो जाए, कोई कह नहीं सकता। कब कोई हमारी ज़िंदगी में आ जाए और कब किसी का साथ छूट जाए, हमें पता नहीं होता। दीक्षा अपने आज में खुश थी, अपनी छोटी सी दुनिया में जहाँ उसके सभी अपने उसके साथ थे। लेकिन अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ होना बाकी था, जिससे वो पूरी तरह अनजान थी। दीक्षा, क्या कर रही हो? दीक्षा कॉलेज के ग्राउंड में बैठी कुछ डिजाइन्स बना रही थी। तभी चारू उसके पास आकर बोली, कुछ नहीं, बस कुछ डिजाइन्स बना रही हूँ। दीक्षा ने स्केच बनाते हुए ही जवाब दिया। चलो ना, हम डिनर पर चलते हैं। तुम आकाश को भी बुला लो। इसी बहाने हम ये भी डिसाइड कर लेंगे कि हमें घूमने कहाँ जाना है। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन आकाश तो अभी जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया है। अच्छा, तो तुम उसे कॉल करो ना। कब तक तो उसका इंटरव्यू हो गया होगा। चारू ने कहा तो दीक्षा को भी उसकी बात ठीक लगी। उसने अपना फोन निकाला और आकाश का नंबर डायल कर दिया। आकाश ने 2 रिंग बाद ही फोन उठा लिया। दीक्षा ने तुरंत उसके इंटरव्यू के बारे में पूछा। आकाश ने बताया कि उसका इंटरव्यू काफी अच्छा गया है। वो लोग कुछ दिन बाद आकाश को कॉल करेंगे, जिसे सुनकर दीक्षा और चारू दोनों ही बहुत खुश हुई। चारू ने दीक्षा के हाथ से फोन लिया और उसे डिनर पर चलने का पूछा, तो उसने भी मना नहीं किया। रात को वो तीनों एक अच्छे से होटल में बैठे एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे। तुम दोनों क्या मेरी शक्ल देख रहे हो? बताओ ना, कहाँ चलना है? आकाश ने उन दोनों से कहा। वही तो समझ नहीं आ रहा। किसी ऐसी जगह चलती है ना जो हमारे लिए बहुत यादगार हो, बहुत स्पेशल हो, जिसे हम चाहकर भी कभी भूल ना पाए। क्या पता लाइफ में फिर कभी हम साथ हों या ना हो। चारू ने कहा तो आकाश और दीक्षा ने उसे देखा। उन दोनों को उसकी बात समझ भी नहीं आई थी। अरे यार, बाद में हम सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे ना, तो हमें ऐसे साथ घूमने जाने का मौका नहीं मिलेगा। चारू ने उन दोनों के चेहरे पर सवाल देखकर जवाब दिया। कह तो तुम ठीक रही हो। उन दोनों को भी उसकी बात ठीक लगी। वो तीनों फिर से एक अच्छी जगह सोचने लगे। क्यों ना हम शिमला चले? कुछ देर बाद दीक्षा ने कहा तो आकाश और चारू ने उसे देखा। शिमला? चारू ने कहा। मुझे ना बर्फ के पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने कभी स्नोफॉल भी नहीं देखी। तो क्यों ना हम शिमला चलें? मैंने उस जगह के बारे में सर्च भी किया है, काफी अच्छी जगह है। तुम दोनों को भी बहुत पसंद आएगी। दीक्षा ने एक्साइटेड होकर कहा। ठीक है फिर, अगर तुम शिमला ही जाना चाहती हो तो फिर हम शिमला ही चलते हैं। क्यों चारू? आकाश ने पहले दीक्षा से कहा, फिर चारू से पूछा। अगर तुम दोनों को शिमला ही जाना है तो डन, हम शिमला जाएंगे। चारू ने भी हामी भर ली। दीक्षा खुश हो गई। वो शिमला जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन हम जाएंगे कैसे? आकाश ने पूछा। ट्रेन से, इस बार दीक्षा और चारू ने साथ में कहा। तो वो तीनों मुस्कुरा दिए। ठीक है फिर, हम तीनों की ट्रेन की टिकट बुक करवा दूंगा। आकाश ने कहा तो दीक्षा और चारू खुश हो गई। उन तीनों ने साथ में खाना खाया और फिर वो तीनों अपने अपने घर चले गए। घर आकर दीक्षा ने अपनी फैमिली को शिमला जाने के बारे में बताया तो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उसके मम्मी पापा ने हमेशा से ही उसे अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी दी थी। दीक्षा के मम्मी पापा की सोच अपनी बेटियों को लेकर हमेशा से ही बहुत अच्छी रही थी। उन दोनों ने ही दीक्षा और बानी पर कभी किसी बात के लिए रोक टोक नहीं लगाई थी। और इसकी एक बड़ी वजह थी दीक्षा पर उसके मम्मी पापा का भरोसा। दीक्षा हमेशा से ही अपने माँ बाप की एक आज्ञाकारी बेटी रही थी। उसने भी आज तक कभी कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे उसके मम्मी पापा को कोई तकलीफ पहुंचे। मम्मी, आप मेरी पैकिंग में हेल्प करवा दो ना प्लीज़। आपको पता है ना मुझसे पैकिंग नहीं होती। दीक्षा बहुत प्यार से अपनी मम्मी से बोली। तो वो मुस्कुरा दी। तुम अलमारी में से कपड़े निकालो, मैं आती हूँ। अंजना जी ने कहा तो दीक्षा चली गई। रानी भी अपनी शॉपिंग लिस्ट बताती उसके पीछे चली गई। क्या हुआ अंजना जी, कोई बात है क्या? उन दोनों के जाते ही श्रीकांत जी ने अपनी पत्नी से पूछा। नहीं, बस दीक्षा को लेकर थोड़ी फिक्र है मन में। हम उसे शिमला जाने की इजाज़त देकर कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? अंजना जी ने अपने मन की व्यथा बताई। आप बेवजह ही परेशान हो रही हैं अंजना जी। हमारी बेटी बहुत समझदार है। वो अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छे से समझती है। और फिर अगर हम उसे उसके हिस्से की आज़ादी नहीं देंगे तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगी? कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में एक अजीब सा डर है। उसके बिना रहने की आदत नहीं है ना? फिर तो अपने मन से ये सारे डर और घबराहट निकाल दीजिए आप। क्योंकि अभी तो वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए जा रही है। अगर उसकी जॉब मुंबई में लग गई तब कैसे रहेंगी आप उसके बिना? मेरे बिना रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पापा, क्योंकि मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां दीक्षा खड़ी थी।
अपनी नम आंखों से उन्हें देख रही थी। दीक्षा, अंजना जी ने इतना ही कहा था कि दीक्षा आकर उनके गले लग गई। मम्मी, अगर आपको मेरा शिमला जाना पसंद नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन आप प्लीज मेरी वजह से परेशान मत हो, वो उनके गले लगे हुए ही बोली। अंजना जी ने अपने पति को देखा तो वो मुस्कुरा दिए। मुझे तुम्हारे शिमला जाने से कोई एतराज नहीं है बेटा, मुझे बस तुम्हारी थोड़ी फिक्र है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। लेकिन मम्मी, मैं अकेली थोड़ी ना जाऊंगी, चारों और आकाश भी तो जाएंगे ना मेरे साथ। हाँ, लेकिन माँ हूं ना, इसीलिए हमेशा अपनी बेटियों की फिक्र लगी रहती है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियां हमेशा खुश रहें, उन पर कभी कोई मुसीबत ना आए। मम्मी, मैं अपना बहुत ख्याल रखूंगी, आप प्लीज़ मेरी टेंशन मत लो। मुझे पता है कि मेरी बेटी बहुत समझदार है। अच्छा, अब चलो मैं तुम्हारी पैकिंग में हेल्प करवा देती हूँ। मेरे जाने से आपको सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मम्मी? एक बार फिर पूछा। जिस चीज़ से तुम्हें खुशी मिलती है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती है दीक्षा? ये फालतू की बातें सोचकर अपना मन छोटा मत करो और चलो जल्दी, वरना कोई ज़रूरी सामान यहीं भूल जाओगी। अंजना जी ने मुस्कुराकर कहा तो दीक्षा भी खुश होकर उनके अपने साथ ले गई। दीक्षा ने अपनी सारी पैकिंग करके बैग एक साइड में रख दिया। तभी आकाश का मैसेज आया। उसने टिकट और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सेंड की थी। उसकी ट्रेन सुबह 10 बजे की थी। दीक्षा ने मैसेज पढ़ा और फिर खुशी खुशी जाकर बेड पर लेट गई। वो शिमला जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। अगले दिन दीक्षा जाने के लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन आकाश अभी तक नहीं आया था। 8 बज गए हैं लेकिन यह आकाश अभी तक नहीं आया। कहीं अगर हमारी ट्रेन मिस हो गई तब हम क्या करेंगे? वो परेशान से इधर उधर चक्कर काट रही थी। अरे बेटा, सिर्फ 8 ही तो बजे हैं, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? आकाश टाइम पर आ जाएगा और तुम्हारी ट्रेन भी नहीं छूटेगी, उसके पापा ने उसे टोका। लेकिन पापा, मैंने उसे 8 बजे आने को कहा था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। पक्का अभी तक रेडी नहीं हुआ होगा। अरे तो दिया, आप आकाश भैया को कॉल करके पूछ लो ना कि वो कहाँ तक पहुँचे। इस बार बानी बोली। किया था मैंने, लेकिन उसने उठाया नहीं, दीक्षा मुंह बनाकर बोली। वो सब उसका उतावलापन देखकर मुस्कुरा दिए। कुछ देर बाद जब आकाश आया तब लगभग 9 बजने को आए थे। उसने दीक्षा को देखकर अपने एक हाथ से कान पकड़ लिए, लेकिन दीक्षा बस उसे घूरती रही। दीक्षा, 9 बजने वाले हैं, जल्दी चलो, आकाश ने कहा, लेकिन दीक्षा कुछ नहीं बोली, बस उसे घूरती रही। अच्छा, अब मुझे ऐसे घूरने में लेट नहीं हो रहा क्या तुमको? अपना गुस्सा छोड़ो और जल्दी चलो, वरना हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। चारों भी हमारा वेट कर रही होगी। आकाश, अगर हमें लेट नहीं हो रहा होता ना तो मैं तुम्हें अच्छे से बताती, कहकर दीक्षा ने अपना बैग उठा लिया। अच्छा बाबा, ठीक है, ट्रेन में अच्छे से बता देना क्या बताना चाहती हो, आकाश मुस्कुराकर बोला और अपनी एक आंख विंक कर दी। दीक्षा ने हैरानी से उसे देखा और फिर अपने आसपास। वहां पर सिर्फ उसके पापा थे, जिनका ध्यान अखबार पढ़ने में था। दीक्षा ने राहत की सांस ली और फिर आकाश को घूरा, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। मम्मी, आकाश आ गया है, दीक्षा ने अपनी मम्मी को आवाज लगाई तो उसके पापा का भी ध्यान आकाश पर गया। अरे भाई, इतनी देर कैसे हो गई तुम्हें? हमारी बेटी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। सॉरी अंकल, वो मैं पैकिंग में थोड़ी देरी हो गई मुझे। आकाश आकर उनके पास बैठ गया। तभी दीक्षा की मम्मी आ गई। अरे बेटा, आ गए तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ, कहकर वो जैसे ही जाने को ही दीक्षा ने उन्हें रोक लिया। मम्मी, आकाश कोई चाय वाय नहीं पिएगा, और तुम यहाँ क्या बैठ गए हो? चलो ना जल्दी, वरना हम लेट हो जाएंगे, दीक्षा ने चिढ़कर आकाश से कहा तो वो अपनी घड़ी देखते हुए तुरंत उठ गया। आंटी, आपकी चाय उधार रही, मैं वापस आकर पीऊंगा, उसने कहा तो वो मुस्कुरा दी। दीक्षा ने जल्दी से अपना बैग उठा लिया। उसे शिमला जाने की बहुत जल्दी थी। दीक्षा, अपना ध्यान रखना और किसी भी अजनबी से बात मत करना, पता नहीं वहाँ के लोग कैसे होंगे, हम किसी के अंदर झांक तो नहीं देख सकते ना बेटा, इसलिए तुम आकाश और चारों के साथ ही रहना, कहीं भी अकेले मत जाना, जहाँ भी जाना हो उन दोनों के साथ ही जाना, और हमें दिन में कम से कम एक बार ज़रूर कॉल करना। तुम ये बात याद रखना, ठीक है? दीक्षा की मम्मी ने दुनिया जहाँ की सारी हिदायतें उसे दे दी थी, जिस पर दीक्षा का मुंह बन गया। मम्मी, मैं चांद पर थोड़ी ना जा रही हूँ, दीक्षा मुंह बनाकर बोली तो सब हंस दिए। जब खुद माँ बनोगी ना तब तुम्हें एहसास होगा कि एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है अपने बच्चे को खुद से दूर करना, उन्होंने दीक्षा से कहा तो वो मुस्कुरा दी। मैं भी आपको बहुत मिस करूंगी मम्मी, और आप फिक्र मत करो, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी, आप भी अपना और पापा का ख्याल रखना, कहते हुए दीक्षा उनके गले लग गई। कुछ देर बाद सबसे मिलकर दीक्षा और आकाश स्टेशन जाने के लिए निकल गए। वो दोनों जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों पहले से ही उनका वेट कर रही थी। इतनी देर क्यों लगा दी तुम दोनों ने? चलो जल्दी, ट्रेन को जाने में से 10 मिनट ही बाकी हैं,
चारों बोली तो वो तीनों अपने बैग लेकर प्लेटफॉर्म की तरफ निकल पड़े। वो तीनों जैसे ही वहां पहुंचे, ट्रेन पहले से ही खड़ी थी। चलो जल्दी से अपनी सीट पर चलकर बैठ जाते हैं, दीक्षा बोली और फिर वो तीनों ट्रेन में चढ़ गए। उन तीनों ने अपना सीट नंबर देखा और फिर वो तीनों अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। उन तीनों का सीट नंबर साथ में ही था। आकाश की विंडो सीट थी तो उसने अपनी सीट दीक्षा के साथ एक्सचेंज कर ली। दीक्षा ने आकाश को देखा तो वो मुस्कुरा दिया। दीक्षा भी खुशी खुशी वहां जाकर बैठ गई। उसके पास में आकाश और आकाश के पास में चारू बैठ गई। उनके सामने वाली सीट पर और भी लोग बैठे थे। कुछ ही देर बाद ट्रेन चल पड़ी थी अपनी मंजिल की ओर। दीक्षा खुशी से चहक उठी थी। ट्रेन का सफर उसे हमेशा से ही बहुत पसंद था। उसकी जिंदगी में सब कुछ वैसा हो रहा था जैसा वो चाहती थी। उसने खिड़की के बाहर देखते हुए मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर ली। ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छू रही थी, जिससे उसे बहुत सुकून मिल रहा था। टू बी कंटिन्यूड। ये नया सफर क्या नया मोड़ लाएगा इन तीनों दोस्तों के जिंदगी में, जानने के लिए देखते रहिए जख्मे मोहब्बत।